विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ अध्याय 8 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। विद्यार्थियों, आज इसमें हम पढ़ेंगे साझी संपदा क्या होती है। साझी संपदा का अर्थ होता है विद्यार्थियों, इस संपदा पर समूह के प्रति सदस्य का अधिकार होता है, स्वामित्व होता है, किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होता है। इसके पीछे मूल तर्क क्या दिया जाता है कि ऐसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग के स्तर और रखरखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होंगे। मतलब ये जो प्राकृतिक संसाधन है, इसका उपयोग का स्तर कितना होना चाहिए, इसका रखरखाव हर सदस्य की जिम्मेदारी होगी, हर सदस्य का अधिकार होगा। और उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं सदियों के चलन और आपसी समझदारी से भारत के ग्रामीण समुदायों ने साझी संपदा के संदर्भ में अपने सदस्यों के अधिकार और दायित्व तय किए हैं। हम देख सकते हैं विद्यार्थियों, भारत किस प्रकार का देश है। भारत प्राकृतिक संसाधनों का को किस प्रकार से अपना पूजनीय या उसका कितना सम्मान करता है, हम देख सकते हैं। जैसे कि हम बड़ के पेड़ की हम पूजा करते हैं, ये पीपल के पेड़ की हम पूजा करते हैं, आंवले के पेड़ की हम पूजा करते हैं, आंवला नवमी मनाते हैं। ऐसे ही हम नीम के पेड़ की भी पूजा करते हैं और इसी प्रकार से चांद, तारे, सितारे, इन सब की भी हम पूजा करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि किन्हीं भी प्रकार से, किसी न किसी प्रकार से जो है हम प्रकृति का सम्मान करते हैं और प्रकृति को हम एक ऐसी धरोहर मानते हैं जो हमारे लिए पूजनीय होती है। तो इसमें सभी का दायित्व, सभी के अधिकार होते हैं। साथ में क्या बताया गया है कि निजीकरण, गहनतर खेती, मतलब जितना उदारीकरण बढ़ता चला गया, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन बढ़ता चला गया और गहनतर खेती उधर बढ़ती चली गई, आबादी की वृद्धि होती चली गई और पारिस्थितिक तंत्र की गिरावट जो है कई कारणों से पूरी दुनिया में सारी संपदा का आकार जो है घटता चला गया। मतलब इससे पारिस्थितिक तंत्र की गिरावट होती चली गई और इसी कारण से पूरी दुनिया की जो सारी संपदा है उसका आकार जो है दिन प्रतिदिन घटता चला गया। किसके कारण? इस टेक्नोलॉजी के कारण, इन उदारीकरण के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जंगलों की कटाई होने लग गई, बहुत सी ऐसी चीजें, ऐसी बातें होने लगी, ऐसे स्थितियां होने लगी कि हमने अपनी प्रकृति को ही नष्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन प्रकृति को बनाना, प्रकृति को सहेजना हमने कभी ऐसा हमने सोचा ही नहीं और आज हम इस बात को सोच रहे हैं। उसकी गुणवत्ता और गरीबों को उसकी उपलब्धता कम होती चली गई। किसकी गुणवत्ता? पारिस्थितिक तंत्र की, पर्यावरण की गुणवत्ता धीरे धीरे कम होती चली गई और गरीबी जो है और निर्धन लोग जो है उसको इन सभी चीजों की उपलब्धता कम होती चली गई। मतलब निरंतर इसके संसाधनों में निरंतर कमी होती रही, प्राकृतिक संसाधनों में, और गरीब जो है इसका बोझ झेलता रहा। राज्य के स्वामित्व वाली वन्य भूमि में पावन माने जाने वाले वन प्रांतर मतलब वन्य क्षेत्र जो है, वास्तविक प्रबंधन की पुरानी व्यवस्था, साझी संपदा के रखरखाव और उपयोग का ठीक उदाहरण हम देख सकते हैं। दक्षिण भारत के वन प्रदेशों में विद्यमान पावन वन प्रांतर मतलब वन्य क्षेत्र का प्रबंधन परंपरा अनुसार ग्रामीण समुदाय करता आ रहा है। कहने का क्या मतलब हुआ? ये कहने का तात्पर्य ये हुआ कि राज्य की स्वामित्व वाली वन्य भूमि में पावन माने जाने वाले जो वन प्रांत हैं, वन्य क्षेत्र हैं, उनका वास्तविक प्रबंधन किसके द्वारा किया गया? पुरानी व्यवस्था, साझी संपदा के आधार पर किया गया, उन लोगों के द्वारा जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं। उन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने इसका उचित दायित्व निभाते हुए इसको सहेजना शुरू किया। अब देखिए पर्यावरण के मसले पर भारत का क्या पक्ष है। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। भारत, चीन, अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई क्योंकि औद्योगिकीकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। जैसा कि विद्यार्थियों, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि पर्यावरण को दूषित करने का और ग्रीन हाउस जो गैसेज रिस रही हैं और उसका जो उत्सर्जन हो रहा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? विकसित देशों की। क्यों है? क्योंकि वहाँ औद्योगिकरण, टेक्नोलॉजी का विस्तार, ये सभी जो है वहाँ पे अधिक हो रहा है, जबकि हम विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं, अल्प विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। ये औद्योगिकरण जो है अभी प्रारंभिक अवस्था में है। इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल पर हमने सिग्नेचर तो कर दिए, लेकिन इसके द्वारा जो बाध्यताएं लगाई गई हैं, इसके द्वारा जो नियमावली बनाई गई है, इन पर हमें छूट दी गई है कि हम ऐसी नियमों को अभी हमारे ऊपर लागू नहीं किया गया क्योंकि अभी हम इन चीजों से बहुत दूर हैं। औद्योगिकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं रहा, ऐसा कहा गया। और औद्योगिकरण के दौर को
दौर को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना गया। यदि हम देखें कि क्योटो प्रोटोकॉल के आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों सहित भारत और चीन भी जल्दी ही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में विकसित देशों की भांति अगली कतार में नजर आएंगे। क्यों नजर आएंगे? क्योंकि यहाँ भी चीन को भी देख सकते हैं, भारत को भी देख सकते हैं, किस प्रकार से हमने मल्टीनेशनल कंपनीज को आमंत्रित किया और किस प्रकार से हमने औद्योगिकरण की तरफ अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। और चीन को तो आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से औद्योगिकरण के क्षेत्र में अपने पैर पसारता ही जा रहा है। तो इसीलिए बताया गया है, क्योटो प्रोटोकॉल के जो आलोचक है वो कहते हैं कि अब ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए भारत और चीन भी जो है अगली कतार में खड़े हुए नजर आते हैं। अब देखिए, भारत के पावन वन प्रांतर यानी वन्य क्षेत्र, वन प्रांतर मतलब क्षेत्र, बहुत से पुराने समाजों में धार्मिक कारणों से प्रकृति की रक्षा करने का चलन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से हम प्रकृति को पूजनीय मानते हैं और उसकी हम पूजा करते हैं, उसको पुण्य मानते हैं और धार्मिक कार्यों में हमारा इस प्रकृति का कितना चलन है। भारत में विद्यमान पावन वन प्रांतर इस चलन के सुंदर उदाहरण हम देखने को मिलते हैं। और इस प्रथा में वनों के कुछ हिस्सों को काटा नहीं जाता। इन स्थानों पर देवता अथवा किसी पुण्यात्मा का वास माना जाता है। इन्हें ही पावन वन प्रांतर यानी पावन पवित्र वन्य क्षेत्र कहा जाता है। इन्हें देव स्थान भी कहा जाता है। और इसी कारण से ही ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो हैं ज्यादा इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, ज्यादा आस्था रखते हैं और वे वनों की कटाई और वनों के क्षरण को, अपक्षय को रोकने का प्रयास करते हैं। इन पावन वन प्रांतों के देशव्यापी फैलाव का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश भर की भाषाओं में इनके लिए अलग अलग शब्द हैं। इन देव स्थानों को राजस्थान में वानी, केंकड़ी, ओरान, झारखंड में जहेरा थान, सरना, मेघालय में लिंगदोह, केरल में काओ, उत्तराखंड में थान या देवभूमि और महाराष्ट्र में देवरहतीस आदि सैकड़ों नामों से जाना जाता है। पर्यावरण संरक्षण से जुड़े साहित्य में देवस्थान के महत्व को अब स्वीकार किया जा रहा है और इसे समुदाय आधारित संसाधन प्रबंधन के रूप में देखा जा सकता है। देवस्थान को हम ऐसी व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं जिसके अंतर्गत पुराने समाज प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बना रहे। कहने का तात्पर्य है कि इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का वे इस प्रकार से प्रयोग करते हैं कि संतुलन जो है, पारिस्थितिकी तंत्र का जो संतुलन है वो बना रहे, है ना, किसी प्रकार से गड़बड़ाए नहीं। कुछ अनुसंधानकर्ताओं का क्या विश्वास है कि देवस्थान की मान्यता से जैव विविधता और पारिस्थितिक संरक्षण में ही नहीं, सांस्कृतिक वैविध्य को भी कायम रखने की मदद मिल रही है। मतलब हम जिस प्रकार से इससे वन्य क्षेत्रों को, वन्य प्रांतों को देव स्थान मान करके उसका पूजन करते हैं और आस्था हमारी उसमें रहती है, तो इससे क्या है, जैव विविधता है और पारिस्थितिकी तंत्र है वो बना रहता है और संरक्षण उसको प्राप्त होता है और साथ ही सांस्कृतिक वैविध्य भी कायम रहता है और इन्हीं सभी कारणों से हमारा जो पर्यावरण है वह सुरक्षित बना रहता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? आगे देखो, कुछ अनुसंधान देवस्थान की व्यवस्था वन संरक्षण के विभिन्न तौर तरीकों से संपन्न है और इस व्यवस्था की विशेषताएं साझी संपदा के संरक्षण की व्यवस्था से मिलती जुलती हैं। देवस्थान के महत्व का परंपरागत आधार ऐसे क्षेत्र की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। हिंदू संवेद रूप से प्राकृतिक वस्तुओं की पूजा करते हैं जिसमें पेड़ है, वन प्रांतर भी शामिल है। बहुत से मंदिरों का निर्माण देव स्थान में हुआ है। संसाधनों की विरलता नहीं, प्रकृति के प्रति गहरी श्रद्धा ही वह आधार थी जिसने इतने युगों से वनों को बचाए रखने की प्रतिबद्धता कायम रखी। यदि हम देखें तो हाल के सालों में मनुष्य की बसाहट के विस्तार ने धीरे धीरे ऐसे देव स्थानों पर अपना कब्जा कर लिया। जैसे आबादी बढ़ती चलेगी, जनसंख्या बढ़ती चलेगी, तो ये देव स्थान भी जो है लोगों ने नष्ट करना शुरू कर दिया और वहां पर अपने स्थान बनाने शुरू कर दिए। और यह धीरे धीरे जो है इस बसावट से ये हमारी प्राकृतिक संपदा को, प्राकृतिक वस्तुओं को, प्राकृतिक इस पर्यावरण को जो है नष्ट करते चले गए। नई राष्ट्रीय वन नीतियों के आने के साथ कई जगहों पर इन परंपरागत वनों की पहचान मंद पड़ने लगी और देव स्थान के प्रबंधन में एक कठिन समस्या ये आई जब ऐसे स्थान या कानूनी स्वामित्व एक के पास हो और व्यवहारिक नियंत्रण किसी दूसरे के हाथ में हो, यानी कानूनी स्वामित्व राज्य का हो,
और व्यवहारिक नियंत्रण समुदाय के हाथ में हो, इन दोनों के नीतिगत मानक अलग अलग हैं और देवस्थान के उपयोग के उद्देश्य में भी इनके बीच कोई मेल नहीं है। क्या बात बताई गई कि नई राष्ट्रीय वन नीतियों के आने के साथ ही कई जगहों पर परंपरागत वनों की पहचान मंद पड़ने लगी, कि परंपरागत वन जिनको हम देवस्थान के नाम जानते हैं वो मंद पड़ने लगे। देवस्थान के प्रबंधन में कठिनाई क्या आने लगी कि ऐसे स्थान का कानूनी स्वामित्व एक के पास हो और व्यवहारिक नियंत्रण किसी दूसरे के पास हो, तो कानूनी स्वामित्व राज्य का हो, व्यवहारिक नियंत्रण समुदाय के हाथ में हो। तो इस प्रकार से देवस्थानों में क्या स्थिति पहले स्थापित होने लग गई असमंजस की, कि कहीं तो कानून का स्वामित्व है तो कहीं उसमें वहां के रहने वाले लोगों का स्वामित्व है, यानी कि व्यवहारिक नियंत्रण मतलब समुदाय के हाथों में है। तो ऐसी स्थितियों में क्या होने लगा कि इन दोनों के नीतिगत मानक अलग अलग हो गए और देवस्थान के उपयोग के उद्देश्य में भी बीच में अंतर आने लग गया। जब राज्य ने अपना स्वामित्व स्थापित करने लगा और वहाँ के जो व्यवहारिक लोग हैं, वहाँ के जो निजी लोग हैं, उन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित करने लगा। दोनों के मानक यानी दोनों के नियमावली अलग अलग होने लगी और देवस्थान जो है धीरे धीरे करके लुप्त होने लगे। और धीरे धीरे हम ये भी देख सकते हैं विद्यार्थियों कि देवस्थान और इस प्रकार की प्राकृतिक जो हमारी परंपराएं रही, प्राकृतिक धार्मिक कारण रहे हैं, धार्मिक कारणों से हम प्रकृति की पूजा करते रहे, उसकी रक्षा करते रहे। धीरे धीरे जिस प्रकार से विचारों में नयापन आने लगा, विचारों का आदान प्रदान होने लगा, नए विचार हमारे समक्ष आने लगे, जैसे जैसे हमने शिक्षा प्राप्त करने लगे, तो हमने शिक्षा प्राप्त करने पर हमने इन सभी धार्मिक आस्थाओं को दूर छोड़ते चले गए और इसे हम अंधविश्वास और नाना प्रकार की बातें कह करके हमने इसको दूर भगाया और कहा कि ये सब अंधविश्वास है। और अपने जरूरत के आधार पर हमने वनों की कटाई करना, वनों का उपयोग करना किसी प्रकार से, और वन को बसाने की बात नहीं करी बल्कि उनको हर तरह से हमने उसको उजाड़ फेंका और हमने अपनी स्वार्थवश उसे खत्म कर दिया। तो इसी कारण से वन प्रांतर जो है, वन्य क्षेत्र जो है, जिनको देवस्थान कहा जाता था व्यवहारिक तौर पर, वो धीरे धीरे खत्म होने लगे। अब देखिए पानी में तूफान, जनता परेशान। देखिए आप इसके अंतर्गत प्रदूषण, अधिमत्स्यन, बांध निर्माण और पानी के निकट रहने वाले समुदायों के सामने प्रमुख समस्या। प्रदूषण आप जानते ही हैं, जैसे हर तरह का प्रदूषण, जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, है ना। अधिमत्स्यन मतलब अधिक से अधिक हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे जल स्रोतों पर क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक मत्स्यन कर रहे हैं, मतलब मछली पकड़ने का काम कर रहे हैं। और पानी के निकट रहने वाले समुदायों के सामने प्रमुख समस्या क्या आने लगी कि तटीय पर्यावरण से जुड़े मुद्दे। देखो आप, मछली और समुद्री जीवन के अतिशय दोहन होने लगा। मछली और प्राण की बढ़ती मांग के कारण मैनग्रोव को नुकसान हुआ। समुद्री तटों पर औद्योगिक प्रदूषण, भारी मात्रा में प्रदूषित जल को बिना शोधन के समुद्र में डालना और अत्यधिक मशीनीकरण। ये देख सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गंगा, यमुना, गोमती, है ना, ये देख सकते हैं आप। गुजरात में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। आप इस मानचित्र का आप बारीकी से गहनता से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हमने नदियों को, बांधों को, किस प्रकार से जलाशयों को हमने दूषित करने का प्रयास किया है। इसके बाद हम देखते हैं विद्यार्थियों की, जैसे इसमें बताया गया कि भारत और चीन जो है किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में अगली कतार में खड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिकीकरण की जो का विस्तार है पराकाष्ठा तक पहुंचता जा रहा है। 2005 के जून में ग्रुप 8, है ना, ग्रुप 8 आप जानते हैं, G8 किसे कहा गया था, जो आज रूस को बाहर करने के बाद ये G7 के रूप में परिवर्तित हो चुका है, जो विकसित राष्ट्रों का समूह है। ठीक है, इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज्यादा जिम्मेवारी विकसित देशों की है। क्यों? क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया है। अब देखिए, यूएनओ के जलवायु परिवर्तन में संबंधित बुनियादी नियमाचार UNFCCC है के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों में ज्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है। इस तर्क के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों के रिसाव की ऐतिहासिक और मौजूदा जवाबदेही ज्यादातर विकसित देशों की रही है। इसमें जोर देकर कहा गया है कि विकासशील देशों की पहली और अपरिहार्य प्राथमिकता
आर्थिक तथा सामाजिक विकास की है। हाल ही में यूएनओ ने इस नियमाचार UNFCCC के अंतर्गत चर्चा चली कि तेजी से औद्योगिक होते देश जैसे कि ब्राजील है, चीन है, भारत है, नियमाचार की बाध्यताओं का पालन करते हुए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करें। मतलब जिस प्रकार से औद्योगिकरण हो रहा है और मशीनीकरण का जोर पड़ रहा है, तो नियमाचार के अधीन रखा जाएगा इन देशों को भी, जिससे कि वो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करें। भारत इस बात के खिलाफ है। उसका मानना है कि यह बात नियमाचार के मूल भावना के विरुद्ध है। भारत पर इस तरह की बाध्यता आयद करना अनुचित है। आयद करना मतलब उसको मनवाना है ना, पालन करवाना अनुचित है। भारत में 2030 तक कार्बन का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन बढ़ने के बावजूद विश्व के सन 2000 के औसत 3.8 टन प्रति व्यक्ति के आधे से भी कम होगा। 2000 तक भारत की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 0.9 टन था और अनुमान के है कि 2030 तक यह मात्रा 1.6 टन प्रति व्यक्ति ही हो जाएगी। भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों की शिरकत कर रहा है। क्या मतलब? भारत की सरकार जो है विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में शिरकत कर रहा है कि वह वैश्विक प्रयासों के आधार पर पर्यावरण को बनाए रखने की बात कर रहा है। मिसाल के लिए भारत ने अपने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, मतलब अपने पर्यावरण को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उसने वैश्विक स्तर पर अपने प्रयासों को शिरकत कर दिया, मतलब उसको प्रभाव में लाना शुरू कर दिया है। तो इसलिए वो कहता है कि क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा बनाए गए नियमाचार जो है कम से कम हमारे ऊपर नहीं लगने चाहिए, क्योंकि हम उन सभी नियमों का पहले से ही पालन कर रहे हैं। हम किसी भी प्रकार से ऐसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के अंतर्गत हमारा ना के बराबर योगदान है। मिसाल के लिए भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है और 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसमें ऊर्जा के ज्यादा कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी भी की गई है। ठीक है, देखो इसमें देखो क्या बात बताई गई है कि भारत ने नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के तहत है ना वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है। देखो क्या होता है, देखो कई बार कि हम लोग जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो हमें पॉल्यूशन एक कार्ड लेना होता है कि हमारा जो गाड़ी है, वाहन है, वो पॉल्यूशन कंट्रोल है कि नहीं है। लेकिन बहुत से आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिल हुई, स्कूटर हुआ, कोई भी ऐसा कोई साधन या कोई कार हुई तो कितनी काली धुआं जो है छोड़ता है ना। तो ये ऑटो जैसे बताया गया है नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर ये फ्यूल पॉलिसी निर्धारित की गई है कि आपके ईंधन से किसी प्रकार से ऐसे जो गंदा जो ईंधन है, ये जो दूषित ईंधन है, जो ब्लैक सा निकलता है, उसके अंदर काला धुआं जो निकलता है वो निकलना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, आम जनता क्या करती है, अब देखो राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि पूरे देश को या देश की जो सरकार है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किन पॉलिसीज को उनको साइन करना होता है ना, कितनी जिम्मेदारियों को उन्होंने निभाना होता है ना, कितने नियमाचार उनको करने पड़ते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं। चल रही है गाड़ी, चल रही है, काला धुआं दे रही है, हम रगड़ रहे हैं, खींच रहे हैं इन सब चीजों को। तो क्या है ये? अगर इन सभी चीजों का पालन यदि हम अपने सहजता से नहीं करते हैं, हमारी जिम्मेदारी मानकर नहीं करते हैं, तो भुगतना किसको पड़ता है? हम तो भुगतेंगे ही उस चीज को, जनता भी भुगतेगी, आम जनता भी भुगतेगी पर्यावरण का जो प्रदूषण हो रहा है। लेकिन साथ में पूरे स्तर पे सामूहिक रूप से, साझे रूप से पूरा देश जो है उस चीज को भुगतता है। हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है बच्चों, कि हमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। सरकार ही हर जगह जो है सब कुछ करने वाली नहीं है। हमें भी सरकार के द्वारा जो नियमाचार हमारे ऊपर लगाए गए हैं उनका हमें पालन करना चाहिए, सहजता से पालन करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि ये हमारे भले के लिए ही है। तो ये सभी चीजें इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि इसमें देखो कितनी बड़ी बात है इसमें बताई गई है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर हमें कैसे नियमों का, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल नियमाचार, हमें पता था कि क्योटो प्रोटोकॉल नियमाचार क्या है, उनमें क्या क्या लगाना चाहिए, सभी चीजें जो है हमें अपने सहज रूप में, स्वाभाविक रूप से और हमारी जिम्मेदारी मानते हुए हमें करना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो इस वीडियो को सुन रहे हैं बच्चे इसको फॉलो करेंगे कि जो मैंने बताया है कि हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए। और साथ में देखो 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। इसमें ऊर्जा के ज्यादा कारगर इस्तेमाल की पहलकदमी की गई। ठीक इसी तरह 2003 के बिजली अधिनियम में पुनर्नवा
है ना, ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। हाल ही में प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ भी रुझान दिया गया। अब देखो 2003 के बिजली अधिनियम में पुनर्नवा ऊर्जा के इस्तेमाल, मतलब अब देखो जो हमारी सूर्य से जो ऊर्जा आती है, तो हम सोलर प्लांट कभी हमने यूज किए, कभी हम सोच सकते हैं कि हमें सोलर प्लांट भी लगाना चाहिए, या हमें सोलर से, सूर्य की ऊर्जा से हम क्या क्या चीजें पका सकते हैं, या क्या चीजें हम, मतलब इवन हम पानी भी गर्म कर, मतलब हर चीज हम उससे अब कर सकते हैं। इतने बड़े अच्छे अच्छे प्लांट भी और इतने अच्छे अच्छे साधन भी हमारे सामने आ गए हैं जिनको हम उपयोग में ला सकते हैं। दूसरी बात, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे घर में जो किचन वेस्ट निकलता है, तो क्या हम उससे कोई खाद बना सकते हैं क्या, या किसी ने बनाई है क्या? ये सब चीजें अगर हम छोटे छोटे स्तर पे हम सोचने लगेंगे, तो आप विश्वास करेंगे कि हम धीरे धीरे अपने इस पर्यावरण को सुरक्षित करने में, पर्यावरण को शुद्ध बनाने में, स्वच्छ और परिशुद्ध करने में हम अपना एक प्रति व्यक्ति जो है अपना एक छोटा छोटा योगदान देकर के भी एक बहुत बड़ा एक अपना योगदान बना सकता है। ठीक है, मैं खुद भी जो है इसमें लगी हुई हूँ कि मैं इस प्रकार से किसी भी अगर मुझे थोड़ा बहुत लगता है कि मैं अब इस पर्यावरण में अपना कुछ योगदान दे सकती हूँ, तो मैं छोटे छोटे स्तर पर मैं अपने कार्य कर भी रही हूँ। ठीक है, इसे अच्छा देखो, हाल के में प्राकृतिक गैस के आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ भी रुझान बढ़ा है ना, टेक्नोलॉजी को, कि हम किस प्रकार से स्वच्छ कोयले की हम बात करते हैं, किस प्रकार से हम प्राकृतिक गैस के आयात की हम बात करते हैं। इससे क्या पता चलता है कि भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से ठोस कदम उठा रहा है। भारत बायोडीजल समेत एक राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर रहा है। इसके अंतर्गत 2011-12 तक बायोडीजल तैयार होने लगेगा और इसमें 1,10,00,000 हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होगा। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदित किया और नवीनीकृत जो होने वाली ऊर्जा के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक भारत में चल रहा है। भारत ने पृथ्वी सम्मेलन रियो के समझौते के क्रियान्वयन का एक पुनर्वलोकन 1997 में किया। इसका मुख्य निष्कर्ष यह है ताकि विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा पर्यावरण के संदर्भ में बेहतर साबित होने वाली प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराई जाए, मुहैया कराई जाए, उपलब्ध कराई जाए और इसमें सार्थक प्रगति भी हासिल करी है। भारत इस बात का भी को जरूरी मानता है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए तुरंत उपाय करे ताकि विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर सके। भारत का ये मानना था कि दक्षेश यानी कि सार्क SAARC सार्क में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनाएंगे ताकि इस क्षेत्र की आवाज को वजनदार बनाया जा सके। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने क्या देखा, इस प्रकार से हमने देखा कि हम किस प्रकार से मिलकर के अपने इस प्राकृतिक संपदा को, प्राकृतिक धरोहर को बनाए रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं और हम रीयूज प्रोडक्ट को रीयूज करके या जो भी हमारी कुछ वेस्ट चीजें हैं उसको किसी भी प्रकार से कंपोस्ट बना करके किसी भी प्रकार से हम अगर यूज कर सकते हैं तो हमें उसे यूज करना चाहिए। और जिस प्रकार से जो प्लास्टिक की थैलियां हैं, प्लास्टिक के जो सामान है, उसको हम अगर इनका उपयोग हम कम से कम कर दें तो निश्चित रूप से हम देख सकते हैं विद्यार्थियों कि हम प्रकृति की ओर अपनी जिम्मेदारी को, अपने दायित्व को निभा पा रहे हैं। इसके साथ ही हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पर्यावरण आंदोलन एक या अनेक, ये पर्यावरण आंदोलन एक है या अनेक है। तो इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार एंड धन्यवाद।